हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ द वेपर रैंडी ऑर्टन का रिटायरमेंट प्लान क्या रहने वाला है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ क्या डोली सऊदी अरबिया के अंदर रॉयल नंबर या फिर रेसलमेनिया कराने वाली है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ जेकब फाटू को लेके एक नई ही प्रॉब्लम जो कि डोली के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से गंथर और शेमस ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, इसके साथ क्लैश एट द कासल के बारे में, साथ ही अन्य कई चीज़ों के बारे में बात करने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई जो भी नई वीडियो है तो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ सऊदी अरबिया में, जो कि हो सकता है कि हमें आने वाले समय में रॉयल नंबर या फिर रेसलमेनिया भी देखने को मिल सकता है। दरअसल यहाँ पे जो CNN न्यूज़ है, जिसके पे एक तरीके से जो सऊदी अरबिया के इंटरटेनमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने एक तरीके से बात करते हुए, इस इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि देखो, हम डब्ल्यू के साथ एक नया डील करने वाले हैं। इस मंथ हम एक तरीके से डब्ल्यू के साथ एक नया डील साइन करेंगे। इस डील के अंदर हम यही चाहेंगे कि भाई डब्ल्यू का जो मेजर PLE है, मतलब मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट है, जो कि अभी सऊदी अरबिया के अंदर दो पेपर भी होते हैं साल के अंदर, एक नाइट ऑफ चैंपियंस, एक क्राउन जूल, लेकिन इसके साथ वो चाहते हैं कि भाई एक कुछ और ही हो, जो कि एक तरीके से उनका ये मानना है कि भाई अगर डब्ल्यू आ रही है इंडिया मतलब सऊदी अरबिया के अंदर, तो एक तरीके से रॉयल नंबर या फिर रेसलमेनिया, इन दोनों में से कोई एक मेजर पेपर डब्ल्यू सऊदी अरबिया के अंदर कराते हैं। यहाँ से है कि भाई सऊदी अरबिया के ऑफिसर तो यही चाहते हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि भाई डब्ल्यू के साथ एक तरीके से ऑफिसर जो कि सऊदी अरबिया के एंटरटेनमेंट ऑफिसर हैं, अगर वो अच्छा मोटा खासा पैसा डब्ल्यू को ऑफर करते हैं, तो भाई डब्ल्यू चाले भी तो ये भी हो सकता है कि हमें आने वाले समय में फ्यूचर कुछ सालों के अंदर, या फिर जिस तरीके से उनका कहना है कि भाई आने वाले कुछ सालों के अंदर हम डब्ल्यू के अंदर से रॉयल नंबर और रेसलमेनिया USA के बाहर से ले आके हम सऊदी अरबिया के अंदर कराने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे कह सकते हैं भाई चीज़ें काफ़ी अच्छी नॉर्मल है कि अगर हो सकती है, और ऐसा होना भी पॉसिबल है, क्योंकि डब्ल्यू कई बार सऊदी अरबिया के अंदर भी अपना मेजर पे कराती है। तो भाई ऐसा पॉसिबल है कि हमें रेसलमेनिया सऊदी अरबिया के अंदर देखने को मिल जाती है। ये चीज़ें हैं भाई, इस चीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। और इसका पता जो हमें इस मंथ मतलब मई मंथ के अंदर ही हमें इसका पता चल जाएगा कि हाँ डब्ल्यू सऊदी अरबिया के अंदर रॉयल नंबर या फिर रेसलमेनिया कराने वाली है कि नहीं। तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ वो जो है जेकब फाटू के बारे में, तो देखा है तो जेकब फाटू को इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है डब्ल्यू के साथ। दरअसल एक तरीके से जो जेकब फाटू को लेकर जिस तरीके से हम सभी सुन रहे थे भाई जेकब फाटू जल्दी डब्ल्यू के अंदर अपना डेब्यू करने वाले हैं, उसके बाद पता चला कि ड्राफ्ट के बाद अपना डेब्यू करेंगे। उसके बाद पता चला कि हो सकता है कि हमें ब्लैकलिस्ट के अंदर डेब्यू कर जाए, लेकिन अभी तक उनका डब्ल्यू के अंदर डेब्यू नहीं हुआ है। लेकिन फाइनली जो अब उनके बारे में रिपोर्ट आ रही है, उसका ये कहना है कि जो डब्ल्यू की क्रिएटिव टीम है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा चिंता में है कि भाई किस तरीके से अगर जेकब फाटू आ जाते हैं और वो डब्ल्यू टेलीविज़न के ऊपर आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा सोलो सिकोआ है, जो कि इन्फोर्सस सोलो सिकोआ है, हम उसको एक तरीके से बड़ा दिखा रहे हैं, बड़ा बिल्ड कर रहे हैं उसको, कहीं ऐसा ना हो कि जेकब फाटू के आने के बाद जेकब फाटू के सामने जो सोलो सिकोआ ओवर साइड हो जाए, मतलब एक तरीके से उनके सामने छोटा बच्चा लगे, ऐसा है। और जो कि जेकब फाटू का जो रेसलिंग है वो एक तरीके से काफ़ी हाई लेवल पे है। आप उनको अगर कहीं भी रेसलिंग के यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी देखोगे तो भाई उनका जो रेसलिंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है जेकब फाटू का। तो यही है कि डब्ल्यू की जो क्रिएटिव टीम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम सोलो सिकोआ को एक तरीके से सब कुछ दिखा रहे हैं अपना, कि यही हमारा ब्लड लाइन का नया लीडर है, मतलब ट्राइबल चीफ है, कहीं ऐसा ना हो कि जेकब फाटू के आने के बाद वो चीज़ ओवर साइन होना लगे। तो ये चीज़ें हैं भाई जेकब फाटू को लेके। मुझे लगता है कि इसको जल्दी कुछ ना कुछ आइडिया निकाल के जल्दी जेकब फाटू का भी डब्ल्यू के अंदर डेब्यू हो ही जाएगा। तो भाई जेकब फाटू के लिए भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात रहने वाली है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ वो जड़ी है शेमस और गंथर के बारे में। दरअसल आप एक तरीके से प्रो रेसलिंग फाइनेंस की तरफ से एक उन्होंने पोस्ट शेयर किया है, जहाँ पे एक तरीके से उन्होंने लिखा है द ग्रेटेस्ट ट्रायोलॉजी ऑफ द ट्रिपल एच एरा, दिस इज प्रोफेशनल रेसलिंग। यहाँ पे एक तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से शेमस वर्सेस गंथर का जो एक तरीके से 3 मैच हुआ है अभी तक सिंगल्स मैच, वो किस तरीके से सबसे ग्रेटेस्ट में से एक है। जहाँ पे क्लैश एट द कासल के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए स्मैकडाउन पे भी हुआ था, और अब देख लीजिए मंडे नाइट रॉ पे, मतलब इनका 3 मैच तो हो चुका है भाई। इस चीज़ को एक तरीके से जो प्रो रेसलिंग फाइनेंस है वो एक तरीके से ग्रेटेस्ट बता रही है किस तरीके से ट्रिपल एच की एरा में। लेकिन ये खास बात नहीं, बल्कि खास बात यह है कि इस पर सेमस का क्या कमेंट है। सेमस ने इसी को एक तरीके से रिप्लाई करते हुए लिखा है देयर इज नॉट वोना बी क्वार्टरली सो 3-0 इज फाइनली। मतलब उनका ये कहना है कि भाई देखो, अब कोई भी चौथा मैच नहीं होने वाला जो 3 वर्सेस 0 का है, मतलब 3 विन और 0 लॉस का है, वही एक तरीके से फाइनल टैली है, यही सब कुछ है। अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने आगे ये भी लिखा है आई एम डन, मैं पूरी तरीके से इसमें डन हो चुका हूँ, ख़त्म हो चुका हूँ।
सम विल एग्री टू ही ड्राफ्ट, मतलब सब लोग ये कहेंगे भाई देखो ये एक तरीके से आर्ग्यू करेंगे, देखो इसने टाइप कर दिया था ही यूज्ड वेपन, मतलब वो कहेंगे भाई देखो गंथर ने एक तरीके से वेपन का यूज़ किया था। लेकिन इस सब को कोई नहीं, आउटरफेरेंस कुछ भी हो, आउटसाइड का इंटरफेरेंस या फिर कुछ भी हो, लेकिन मैं इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पूरी तरीके से डन हो चुका हूँ और जो जीता वो खुद को जीता है। मैं हॉनेस्ट हूँ, मैं हॉनेस्ट तरीके से, अपने फेयर तरीके से मैंने सब कुछ किया। अगर उसने चीट किया है भाई, उसने विन करने के लिए मेरे साथ चीट किया तो भाई ये उसका वो मूर्ख है भाई, किस तरीके से वो सोचता है कि भाई मैंने उसको डिफीट कर लिया चीट करके। तो ये चीज़ें हैं भाई, यहाँ से लग रहा है भाई सीमस पूरी तरीके से डन है और सीमस वर्सेस गंथर का मैच अब यही फाइनल मैच है। इसके बाद सीमस कोई भी मैच नहीं चाहते गंथर से, क्योंकि भाई उनको पता है कि भाई अगर सीमस से भिड़ना है तो क्या चीज़ें उसका रिजल्ट क्या रहने वाला थी, ये चीज़ें हैं सीमस को लेके। तो भाई सीमस और गंथर के मैच के लिए, फाइनल मैच के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है फिन बैलर ने किस तरीके से जोसो को मॉक किया है। दरअसल एक तरीके से जोसो ने एक फ़ोटो शेयर किया है, जहाँ पे एक नहीं दो फोटो शेयर है, जहाँ पे एक तरीके से वो जब जोसो के साथ रॉक पे अंदर एक तरीके से किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग का फर्स्ट राउंड मैच था, तो वहाँ पे एक तरीके से लिखा है भाई ओवर रेटेड, किस तरीके से वो बता रहे हैं किस तरीके से जोसो काफ़ी ज़्यादा ओवर रेटेड है और एक तरीके से ईट वाली चीज़ों को एक तरीके से मॉक कर रहे हैं जोसो को। तो भाई ये चीज़ें हैं भाई, ये फिन बैलर भी एक तरीके से मॉक करना चालू कर दिया है जोसो को, तो ये भी काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो है बेली के बारे में। तो देखा तो बेली के बारे में थोड़ी सी गुड न्यूज़ है या फिर गलत सैड न्यूज़ है, दोनों है। दरअसल एक तरीके से कई सारे फैंस का ये मानना है कि भाई जो बेली है, जो कि हमारी करंट वोमेंस चैंपियन है, उसको एक तरीके से मेजर जो पेपर व्यू होते हैं डब्ल्यू के जितने भी पेपर व्यू हो रहे हैं आजकल, उन सभी में उनको फीचर करना चाहिए। मतलब हमने कई सारे बार देखा है जहाँ पे एक तरीके से बेली को ना फीचर किया कि वहाँ पे बियांका ब्लेयर वगैरह को फीचर किया जाता है, चाहे वो रॉयल नंबर जीत ले, रेसलमेनिया जीत ले, या फिर अभी देख लीजिए जो होने वाला है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, वहाँ पे भी एक तरीके से बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल और बेकी लिंच को फीचर किया गया है, ना कि बेली को, जो कि इस समय करंट में चैंपियन भी है। तो ये चीज़ें हैं भाई बेली के लिए, बेली को लोग चाहते हैं भाई ये पोस्टर में हो, तो ये चीज़ें अगर पॉसिबल होती है तो जल्दी हमें पोस्टर पे बेली भी दिखेंगी, तो भाई बेली के लिए भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात रहने वाला है। वहीं अगली स्टोरी की बात करूँ जो है क्लैश एट द कासल के बारे में। तो देखा तो क्लैश एट द कासल के बारे में, जो कि टिकट सेल के बारे में अगर बात करें, जो कि हमें क्लैश एट द कासल देखने को मिलेगा जून 15, सैटरडे जून 15 को देखने को मिलेगा 2024 के ग्लासगो के अंदर, जो कि यूके के अंदर जाके करने वाली है डब्ल्यू इस बार। तो वहाँ पे देखा जाए तो अगर उसके टिकट सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो करंट कैपेसिटी है वो है 11,119, मतलब 11,120। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर टिकट हो चुका है 9,809, जो कि अवेलेबल टिकट है 1,310। मतलब कहने का मतलब जो टिकट सेल है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। यहीं पे स्मैकडाउन भी है, अगर उसका टिकट सेल के बारे में बात की जाए तो 9,073, वहीं अवेलेबल टिकट है 2,046। कहने का मतलब यहाँ पे जो मंडे जो स्मैकडाउन है और क्लैश ऑफ द कासल, दोनों का टिकट काफ़ी अच्छा तरीके से बिक रहा है, तो भाई इन दोनों के लिए भी काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। वहीं आज के वीडियो की लास्ट स्टोरी की बात करूँ, वो है द वेपर रैंडी ऑर्टन के बारे में, किस तरीके से उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को अप्रिशिएट किया है, इसके साथ उनका रिटायरमेंट को लेके क्या आइडिया है, उनका क्या प्लान है। दरअसल एक तरीके से सबसे पहले बात कर लो ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, तो उनका ये कहना है कि देखो ऑस्टिन थ्योरी जो मेरी आंखों के सामने है, वो एक तरीके से एक टैलेंटेड और एक तरीके से स्टैंडिंग पॉइंट है। मतलब उसका जो टैलेंट है वो एक तरीके से अलग ही लेवल का है, वो एक तरीके से ग्रेट है, वो देखने में ग्रेट है, सब कुछ है, माइक पे भी अच्छा काम कर रहा है, और एक तरीके से उसको जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छे मोर अपॉर्चुनिटी है किस तरीके से काम करने के लिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखो मैं जब भी उसके साथ बात करता हूँ तो लगता है कि भाई ये काफ़ी अलग ही लेवल का, इसका लेवल काफ़ी ऊपर जा चुका है। और एक तरीके से जब मैं इस एज में था, मतलब वो ऑस्टिन थ्योरी की एज में जब थे, तो उनको कई चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और जो कि इस समय ऑस्टिन थ्योरी को पता है। मतलब एक तरीके से वो बताने किस तरीके से ही हैज़ द वर्ड्स इन ऑल वेल्स, मतलब वो कहने का मतलब एक तरीके से कहने रहेंगे भाई ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी अच्छा बनता है और आने वाले समय में वो काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर एक तरीके से कमेंट है, या फिर के लिए उनको अप्रिशिएट करें। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी अच्छा काम कर, भाई ऑस्टिन थ्योरी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं मैं बात करूँ द वेपर रैंडी ऑर्टन के रिटायरमेंट के बारे में, तो देखा है किस तरीके से द वेपर रैंडी ऑर्टन ने एक कमेंट किया है, जहाँ पे उनका ये कहना है कि भाई देखो अभी तो मैं 44 ईयर का हूँ, मतलब 44 साल का हूँ, लेकिन मैं किस तरीके से देख रहा हूँ खुद को एक तरीके से आने वाले सालों, मतलब जब तक मैं 50 साल का हूँ तब तक एक तरीके से मैं खुद को एक तरीके से अच्छे तरीके से मैच रसल करूँ,
हो सकता है कि मैं एक अच्छे तरीके से जाऊँ, मतलब 50 साल तक मैं एक अच्छे तरीके से मैच रसल कर सकता हूँ। एक तरीके से कह सकते हैं भाई ये ऑलमोस्ट 30 साल का मेरा कैरियर हो जाएगा डोली के अंदर, और सेम ही कंपनी के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर हमेशा टॉप पे रहना, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये एक तरीके से फील कराता है कि इस तरीके से एक परफेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर खुद को एक तरीके से अच्छे तरीके से दिखाना, मतलब खुद को अच्छा फील कराना। तो यहाँ पे है कि भाई किस तरीके से खुद को अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर कामयाब कराना और एक ही कंपनी के अंदर हमेशा टॉप पे बने रहना लगभग 30 सालों तक, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उनका सीधा सीधा है कि भाई अगर मैं 50 साल का हो जाऊँगा तो मैं 50 साल के बाद तक एक तरीके से अपना रिटायरमेंट ले लूँगा। तो अभी तो 44 साल के हैं, मतलब देख सकते हैं भाई 2024 मतलब 2030 तक एक तरीके से काफ़ी अच्छा तरीके से रसल करने वाले हैं व्यापारी रैंडी ऑर्टन। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले 6 सालों तक हम उनको अच्छे तरीके से डोरी के अंदर देखने वाले हैं ऐसा फुल टाइम रेसलर के तौर पे। तो भाई ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।